हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों घरनियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। जी हाँ, कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। आंसर दें सब स्टूडेंट। सुपर फास्ट आपका टेस्ट है, बेहतरीन मैराथन क्लास है, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। आंसर दें सब स्टूडेंट। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर का। और कन्फर्म आपकी होती है 16.6 मीटर। जी हाँ, 16.6 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। जी हाँ, डेसिबल स्तर क्या होगा। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है, तो डेसिबल का स्तर क्या होगा। आंसर दें सब स्टूडेंट। बात हुई डेसिबल की, आंसर देना सब स्टूडेंट को। सब स्टूडेंट आंसर दें। ध्वनि की मापक इस इकाई आपकी डेसिबल होती है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 30 डेसिबल। जी हाँ, लगभग 30 डेसिबल का स्तर होना चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। जी हाँ, न्यूनतम दूरी क्या है। आंसर दें। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 17.2 मीटर। जी हाँ, 17.2 मीटर। बेहतरीन सुपर फास्ट टेस्ट आपका है। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता। जी हाँ, किस माध्यम में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता। आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न है आपका। कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पेड हो, यूपीएसआई हो, या फिर आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आंसर देना सभी को। ध्वनि का गमन किस में नहीं हो सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता। जी हाँ, निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस ताप क्रम पर होता है। जी हाँ, शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सब स्टूडेंट आंसर दें। अधिकतम घनत्व की बात कर रहा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ने लगता है। जी हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ने लगता है, और घनत्व आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जबकि द्रवांक की बात करते हैं, हिमांक की बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपके सामने, जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या है। जी हाँ, जल जमने पर इसका घनत्व में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, किस प्रकार का परिवर्तन आता है, घनत्व के बारे में बात की जा रही है। जी हाँ, घनत्व इसका घट जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, घनत्व घट जाता है। जबकि हम लोग आयतन की बात करते हैं, जी हाँ, आयतन की बात करते हैं तो आयतन आपका बढ़ जाता है। जी हाँ, आयतन बढ़ जाता है और घनत्व आपका घट जाता है। नेक्स्ट आपके सामने, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। जी हाँ, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक में परिवर्तन किस तरह का आएगा। आंसर दें सब स्टूडेंट। हिमांक क्या हो जाएगा। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपका हिमांक घटेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, हिमांक आपका घट जाएगा, लेकिन आपके क्वथनांक में, जी हाँ, क्वथनांक में वृद्धि होती है। जी हाँ, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक आपका घटता है, क्वथनांक में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आपके सामने, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ, उसे क्या कहा जाता है। आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। राइट आंसर का जवाब देना है, उसे क्या कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रज्वलन ताप। जी हाँ, प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग गलनांक की। जी हाँ, गलनांक क्या है। जी हाँ, किसी पदार्थ का गलनांक तापमान का वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई ठोस, जी हाँ, जिस पर कोई ठोस होता है, आपका सॉलिड होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। जी हाँ, सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्वथनांक की बात करते हैं
लिक्विड आपका, जी हाँ, लिक्विड आपका गैस में चेंज हो जाता है। हिमांक की बात करते हैं हम लोग। हिमांक में क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। जी हाँ, लिक्विड आपका सॉलिड में चेंज हो जाता है। जिस टेम्परेचर पर चेंज होता है उसको हिमांक कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड आपका गैस में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक तापमान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। ताप का अच्छा सुचालक है लेकिन बिजली का बुरा, इलेक्ट्रिसिटी का बुरा उदाहरण है। आंसर देना सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइका, जिसको हिंदी में अभ्रक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? जी हाँ, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, अलग करना है। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने हैं, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर इस तरह से कांच के गिलास को अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बर्फ की गुप्त ऊष्मा है। जी हाँ, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बर्फ की गुप्त ऊष्मा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सभी स्टूडेंट आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा बर्फ की आपकी गुप्त ऊष्मा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। जी हाँ, पानी का क्वथनांक कितना है फ़ारेनहाइट स्केल में? आंसर देना सभी को। पानी का क्वथनांक, जी हाँ, फ़ारेनहाइट की बात की जा रही है तो फ़ारेनहाइट में आपको हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 212 फ़ारेनहाइट। जी हाँ, 212 फ़ारेनहाइट। जबकि हम लोग सेल्सियस में बात करते हैं तो सेल्सियस में क्वथनांक जल का कितना होता है? जी हाँ, सेल्सियस की किसी को मालूम हो तो बताएं। सेल्सियस में आपका होता है 100 डिग्री। जी हाँ, कितना? 100 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? जी हाँ, बात हो रही है स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, सरकारी सीट गवर्नमेंट जॉब पक्की करने की। जी हाँ, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। क्या राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, कितना? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट आपको हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आपके सामने, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। जी हाँ, कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आंसर सभी को देना है। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, निकट दृष्टि दोष वाले के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, जिनको पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जी हाँ, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देता उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहते हैं। लेंस प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। जी हाँ, आँखों को समान बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। जी हाँ, आवश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, ये आपका न्यूमेरिकल है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। स्पष्ट दूरी देखने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? जी हाँ, स्पष्ट चीज़ को देखने के लिए आपको हो जाएगा आंसर देना है v = आपको हो जाएगा 25। जी हाँ, v = आपको हो जाएगा 25। आंसर देना सभी को। आवश्यक लेंस की फोकस दूरी, दूरदृष्टि दोष का एक लोग 40 सेंटीमीटर वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता तो आपकी v हो जाएगी 40। जी हाँ, v आपकी हो जाएगी 40 और u आपकी हो जाएगी
कोई भी वस्तु होती है स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। तो यू आपका हो जाएगा 25। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आपको लिख दूँ यू बराबर 25, वी इक्वल टू आपकी हो जाएगी 40, एफ ज्ञात करना। जी हाँ, एफ ज्ञात करना है। आपका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू, जी हाँ, 1/u अपॉन -1/v। इस फॉर्मूले से आपको राइट आंसर का जवाब देना है। बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दूरदर्शी दोष के लिए प्रयोग किया जाता है आपको उत्तर लेंस का। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं 200/3। नेक्स्ट आपके सामने किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। जी हाँ, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर सभी देना है, न्यूनतम ऊंचाई होती है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तब यह दिखाई पड़ता है। जी हाँ, किस तरह का दिखाई पड़ता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। लाल गुलाब को, जी हाँ, तभी आपका दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, काला दिखाई पड़ता है। जी हाँ, काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट आपके सामने है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के बाहरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना है जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप क्लास को लाइव अटेंड कर सकें। आंसर देना है सभी स्टूडेंट को, राइट आंसर का जवाब देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? जी हाँ, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना है सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वायलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तीव्रता की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं तो वायलेट में मैक्सिमम होती है और रेड में सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? जी हाँ, अभी हमने डिस्कस किया सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नीला प्रकाश में जिसको वायलेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे। जी हाँ, सूर्य की छतरी के लिए जो छाता इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, उत्तम रंग क्या होंगे? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को, जल्दी से आंसर दें। बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। ये राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर को काला रंग। जी हाँ, सफ़ेद है जो ऊष्मा को परावर्तित कर देगा और भीतर काला को जो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगा, जैसे आप हैं वही टेम्परेचर बना रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? जी हाँ, बात हो रही अपवर्तनांक किसका होता है? आंसर देना सभी को। हम लोग डिस्कस करते हैं अपवर्तनांक को। जी हाँ, जब कोई वस्तु एक अपारदर्शी माध्यम से, अपवर्तनांक क्या होता है? जी हाँ, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। जी हाँ, इस घटना को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? आंसर देना सभी को। जी आंसर सभी को देना है। वायु की बात कर रहे हैं तो वायु का आपका अपवर्तनांक होता है 1 पॉइंट। जी हाँ, कॉपी में नोट करना है 1.001। जी हाँ, 1.001। जल की बात कर रहे हैं, जल का आपका अपवर्तनांक होता है 1.33। जी हाँ, जल में आपका होता है 1.33। हीरे का अपवर्तनांक हम देखते हैं, हीरे का अपवर्तनांक आपको होता है 2.4। जी हाँ, कितना होता है? 2.4। और कांच का अपवर्तनांक आपको होता है 1.5।
तो आपका सर्वाधिक अपवर्तनांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपवर्तनांक पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? जी हाँ, किस कारण से दिखाई पड़ता है? आंसर देना सभी को। नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, प्रकाश के बिखरने से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, आकाश का नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है? जी हाँ, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट आंसर दें। नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है? जी हाँ, सबसे तेज गमन करता है। आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, लाल। जी हाँ, लाल रंग। इसकी तरंग दैर्घ्य आपकी होती है 7500। जी हाँ, कितनी? 7500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट आपके सामने, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। जी हाँ, किस तरह के दर्पण प्रयोग किया जाता है? आंसर देना सभी को। प्रयुक्त दर्पण होता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है? जी हाँ, नीला रंग होने का क्या कारण है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बैकिंग प्रश्न है, नीला होने का क्या कारण है? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पानी द्वारा रोशनी का छितराव या बिखरना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। जी हाँ, छाया का निर्माण होता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी इज द राइट आंसर, अपारदर्शी। प्रकाश के पथ में जब एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक रंग कौन कौन से? जी हाँ, प्राथमिक रंग है उपयुक्त विकल्प में से। आंसर दें सब स्टूडेंट। प्राथमिक रंग, जी हाँ, आपका प्राथमिक रंग हो जाएगा लाल, हरा, नीला। आपके उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, मुख्य रंग कौन कौन से हैं? जी हाँ, मुख्य रंग कौन कौन से हैं? इनको प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, अभी हमने डिस्कस किया। आंसर देना सभी को। जी, आंसर सभी देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा, आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लाल, हरा, नीला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। जी हाँ, डायनामो किस रूप में ऊर्जा परिवर्तित करता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। डायनामो एक उपकरण है, ये ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है। जी हाँ, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। फिलामेंट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक की धातु होती है, जिसका उच्च गलनांक की धातु होती है। गलनांक इसका होता है टंगस्टन का। कॉपी में नोट डाउन कर लें। जी हाँ, 3422 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 3422 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपके सामने है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर दें। प्रतिरोध को मापने के लिए आंसर देना सभी को। आंसर देना सभी को। प्रतिरोध को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने के लिए। जी हाँ, विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि एमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग धारा को मापने के लिए। जी हाँ, धारा को मापने के लिए
एमीटर को धारा का मापने के लिए करते हैं, जबकि हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं धारा का पता लगाने के लिए। जी हाँ, धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट तो आपके सामने विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर के जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पोटेंशियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तो आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर आपका वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने परिवर्तक जिसको ट्रांसफार्मर कहते हैं किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आंसर दें सब स्टूडेंट। सब स्टूडेंट को आंसर देना है। ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है। जी हाँ, ये आपका कार्य करता है ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर दें। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। जी हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना तथा वोल्टेज को कम करना, ये ट्रांसफार्मर का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, एक होता है आपका स्टेप डाउन, दूसरा आपका होता है स्टेप अप। जी हाँ, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए साइंस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पेट हो, रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी लोग प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। जो चीज़ ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जवाब देना जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तथा जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं या चैनल पर विजिट किए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।